नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आईपी स्टडी वीडियो लेक्चर श्रृंखला में। आज जिस विषय का हम अध्ययन करेंगे वह है अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। हिंदी भाषा की विशेषता है कि उसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इस आधार पर जो वाक्य होते हैं उनमें आए हुए जो शब्द हैं वे शुद्ध लिखे होने चाहिए, ताकि जो सुनने वाला है वह आपके भावों को अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ सके। आइए आज इस विषय का अध्ययन करते हैं, ताकि आप भी हिंदी भाषा में होने वाली अशुद्धियों से बच सकें और शुद्ध भाषा में लिख सकें। देखिए, अशुद्ध उच्चारण व व्याकरण का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण हम लेखन में अनेक प्रकार की अशुद्धियां करते हैं। जब हमें अशुद्ध उच्चारण जब हम करेंगे या व्याकरण का हमें जब ज्ञान नहीं होगा तो हमसे हिंदी भाषा लिखते समय अशुद्धियां होंगी। व्याकरण हमें विभिन्न जो विषय हैं उनके बारे में जानकारी देता है, ताकि हम जो वाक्य निर्माण की प्रक्रिया है उसे शुद्ध रूप में कर सकें। इस कक्षा से पूर्व हमने जो हिंदी के विभिन्न विषय हैं उनके बारे में अध्ययन किया है। आशा करता हूँ वो सारे विषय आपको अच्छे से समझ आए होंगे। उनके आधार पर ही हम शुद्ध लेखन कर सकते हैं। तो उन विषयों को आप अच्छे से समझेंगे ताकि आप हिंदी भाषा में होने वाली अशुद्धियों से बच सके। विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली प्रमुख अशुद्धियों को शुद्ध करने हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस विषय को जानते हैं। भाषा में अशुद्धि के आधार को जानना। अशुद्धि का आधार क्या है, इस विषय को हमें सोचना होगा। तो ऊपर बताया भी गया है, अशुद्ध उच्चारण सबसे मुख्य इसका कारण होता है, क्योंकि जब तक हम शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे तब तक हम शुद्ध लेखन नहीं कर सकते। और दूसरा बताया गया व्याकरण का ज्ञान। तो लिंग, वचन, काल इत्यादि विषयों का जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम हिंदी भाषा में शुद्ध लेखन नहीं कर सकेंगे। जहाँ एक वचन की आवश्यकता है वहाँ एक वचन लगाना होगा, जहाँ बहुवचन की आवश्यकता है वहाँ बहुवचन लगाना होगा। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, उन सभी विषयों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम शुद्ध रूप से लिखना नहीं सीख सकेंगे। आगे देखिए, वाक्य स्तर पर होने वाली अशुद्धियों से अवगत होना। जो वाक्य स्तर पर होने वाली अशुद्धियां हैं, जो अभी अभी मैंने कहा लिंग, वचन, काल आदि से संबंधित, उनसे हमें अवगत होना होगा, उनको जानना होगा। जब तक हम उन्हें नहीं जानेंगे, उन्हें नहीं समझेंगे, उनमें सुधार नहीं करेंगे, तब तक हम शुद्ध लेखन नहीं कर सकते। और आगे है अशुद्धियों के शुद्ध रूप को जानना। जो भी हमसे अशुद्धियाँ हो रही हैं लिखते हैं, बोलते समय, उनको सबसे पहले हम रेक्टिफाई करेंगे, जानेंगे, और उसके उपरांत उनमें संशोधन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, उनमें शुद्धि किस प्रकार से कर सकते हैं, उस विषय को जानेंगे। आगे देखिए, शब्द भाषा की इकाई है। शब्द बोलते व लिखते समय उसकी शुद्धता का ध्यान रखना आवश्यक है। जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमें उसकी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए कि हम शुद्ध ही उच्चारण करें। यदि शब्दों में किसी तरह की अशुद्धि होती है तो बोले गए वाक्य के अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। यदि हम शब्दों के उच्चारण या लेखन को शुद्ध न करेंगे या शुद्ध रूप से नहीं लिखेंगे या बोलेंगे तो जो वाक्य है उसका जो अर्थ है वह सुनने वाला स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकेगा, नहीं जान सकेगा। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मात्र एक शब्द, गलत शब्द के प्रयोग से जो वाक्य है उसका जो पूरा अर्थ है वह अनर्थ में बदल जाता है। इसीलिए वाक्य के संपूर्ण शब्दों को शुद्ध करना आवश्यक होता है। अब देखिए, कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं अशुद्ध वाक्य, और इधर लिखे गए हैं शुद्ध वाक्य। देखिए किस प्रकार से, मैं आज कक्षा में देर से पहुंचा। तो देखिए यहाँ पर क्या अशुद्धि है, कक्षा।
तो कक्षा इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, मैं आज कक्षा में देरी से पहुंचा। तो यह क्या है, शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर जो कक्षा शब्द है वह शुद्ध लिखा गया है। उसने नई किताब खरीदी, तो यहाँ पर देखिए जो नई शब्द है उसकी वर्तनी आधुनिक वर्तनी नहीं है, यहाँ पर जो प्राचीन वर्तनी है वह प्रयोग की गई है, इस दृष्टि से यह अशुद्ध है। तो यहाँ पर होगा उसने नई किताब खरीदी। ठीक है, वह बैग अपने कंधे पर उठाए था, वह बैग अपने कंधे पर उठाए था। ठीक है, यहाँ पर देखिए कांधे शब्द नहीं होता, कंधे होता है, इसलिए यह वाक्य शुद्ध है। आगे देखिए बच्चे खिड़की से बाहर झांक रहे थे। अब यहाँ पर देखिए बच्चे खिड़की से बाहर झांक रहे थे, यहाँ पर देखिए झांक रहे थे और यहाँ पर झांक रहे थे, तो ये वाक्य जो है शुद्ध होगा। उच्चारण ही देखिए बच्चे खिड़की से बाहर झांक रहे थे, ऐसा उच्चारण ये गलत है, इसीलिए शुद्ध उच्चारण होगा बच्चे खिड़की से बाहर झांक रहे थे। आगे देखिए विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल होना चाहिए, तो ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध रूप क्या होगा, विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। ठीक है, ये उज्जवल है, ये उज्जवल है। ठीक है, तो उच्चारण से ही आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर अशुद्ध लिखा गया है। उसने हाथों में लाल चूड़ियाँ पहनी। अब देखिए बहुत सारे क्या होता है कि हमारी मातृभाषाएं जो हैं उनके कारण हमारे उच्चारण में अशुद्धियाँ होती है, तो उस कारण से भी हम जो शब्द है वो अशुद्ध लिखते हैं, लेकिन हमें उस पर ध्यान देना है, उसको सही करना है, ताकि क्या है कि हम शुद्ध लेखन कर सके हिंदी भाषा में। उसने हाथों में लाल चूड़ियाँ पहनी है, तो देखिए चूड़ियाँ और चूड़ियाँ के कारण यहाँ पर वाक्य शुद्ध अशुद्ध हुए हैं। अब देखिए वाक्यों की अशुद्धियाँ वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का व्याकरण के नियमों के अनुसार न होना, कर्ता क्रिया और कर्म का उपयुक्त स्थान पर प्रयोग न होना वाक्यों की अशुद्धियों का प्रमुख कारण है। हिंदी भाषा में सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। इसके साथ ही हम व्याकरण के स्तर पर भी बहुत सी त्रुटियां करते हैं, जिसको दी गई तालिका में देखा जा सकता है। आइए अब इनको समझते हैं। जैसे यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पर शुद्ध वाक्य दिए गए हैं। सबसे पहले वचन संबंधी अशुद्धियाँ। जो वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं वो किस प्रकार से, देखिए भारत में अनेकों राज्य हैं। यहाँ पर देखिए अनेकों शब्द क्या है, एक अव्यय है, तो ये इसी रूप में प्रयोग होगा। इस पे लिंग वचन के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह एक रूप में ही प्रयोग होगा। जैसे भारत में अनेक राज्य हैं। ठीक है, इस समय 4 बजा है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा इस समय 4 बजे हैं। मैं तो आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ। आगे देखिए मैं 3 भाई हूँ, हम 3 भाई हैं। वह हमारे दादाजी हैं, वे हमारे दादाजी हैं। तो इस प्रकार से वचन संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, उन पर हमें ध्यान देना है। आगे देखिए संज्ञा सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। सर्वनाम संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ किस प्रकार से, जैसे गले में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रही। इसका शुद्ध वाक्य होगा पैरों में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रही। ठीक है, गले में नहीं पड़ती क्योंकि वो बेड़ियाँ होती हैं, वो पैरों में डाली जाती हैं। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास नहीं है। शुद्ध रूप होगा आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। तो ये इस प्रकार से संज्ञा सर्वनाम संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं वे होती हैं। एक उदाहरण और देखते हैं, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखिए मेरे शब्द क्या है, सर्वनाम है,
लेकिन ये अशुद्ध प्रयोग हुआ है। यहाँ पर होना चाहिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अब देखिए लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। लक्ष्मीबाई वीर थीं, तो यहाँ पर जो वीर शब्द है वह पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग के लिए वीरांगना शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए लक्ष्मीबाई वीरांगना थीं। आगे देखिए सावित्री बहुत विद्वान थी, तो ये भी अशुद्ध है। सावित्री बहुत विदुषी थी, विद्वान शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। मुझे तुम्हारा बातें सुनना पड़ा, तो यहाँ पर होगा मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। वर्षा ऋतु बहुत अच्छा होता है, वर्षा ऋतु बहुत अच्छी होती है। उसने संतोष का सांस लिया, तो उसने संतोष की सांस ली। इस प्रकार से लिंग संबंधी अशुद्धियां वाक्य में दिखती हैं, उन्हें हम शुद्ध कर सकते हैं। आगे है कारक संबंधी अशुद्धियां। देखिए बच्चा छत में गिर गया, तो छत में गिर गया नहीं होगा, छत से गिर गया होगा। देखिए बच्चा छत से गिर गया। पेड़ में पक्षी बैठे हैं, अधिकरण कारक का यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग हुआ है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस प्रकार से होगा क्योंकि अधिकरण के चिन्ह दोनों होते हैं में पर, लेकिन हमें देखना है कि कहाँ पर में लगेगा कहाँ पर लगेगा। वह छत पर से गिर पड़ा, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा वह छत से गिर पड़ा। पेड़ पर से फलों को तोड़ लो, पेड़ से फलों को तोड़ लो, शुद्ध वाक्य होगा। वह हंसी से टाल गया, इसका शुद्ध वाक्य होगा वह हंसी में टाल गया। तो इस प्रकार से हम कारक संबंधी अशुद्धियों को समझ सकते हैं और उनको शुद्ध करना या शुद्ध लिखना जान सकते हैं। आगे देखिए पद कर्म संबंधी अशुद्धियाँ। बच्चे को काटकर सेब खिलाओ, तो देखिए ये क्या है, पद कर्म संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा बच्चे को सेब काटकर खिलाओ। तो देखिए वाक्य का यहाँ पर क्या हुआ है, अर्थ का अनर्थ हो गया है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे को काटकर सेब खिलाने की बात की गई है, जबकि यहाँ शुद्ध वाक्य होना चाहिए बच्चे को सेब काटकर खिलाऊं। हमारे यहाँ ताजी भैंस का दूध मिलता है, तो ये भी देखिए, जबकि होना चाहिए शुद्ध वाक्य हमारे यहाँ भैंस का ताजा दूध मिलता है। हवा गर्म चल रही है, शुद्ध वाक्य होगा गर्म हवा चल रही है। अब देखिए विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला, शुद्ध वाक्य होगा आज उसके रहस्य का राज खुला। यह चित्र अच्छे नहीं है, ये चित्र अच्छे नहीं है। वह डाल महीन है, वह डाल पतली है। यह सबसे सुंदरतम साड़ी है, शुद्ध वाक्य होगा यह सुंदरतम साड़ी है। ठीक है, सुंदरतम क्या है, अपने आप में उत्तम अवस्था है विशेषण की, तो सबसे इसके लिए क्या लगा हुआ है, प्रविशेषण यहाँ पर लगा दिया गया है जो कि अशुद्ध है। वह बहुत सज्जन पुरुष है, वह बहुत सज्जन है। ठीक है, सज्जन अपने आप में पुल्लिंग है, तो यहाँ पर पुरुष शब्द की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ किस प्रकार से होती हैं। उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गया, अब यहाँ पर होगा शुद्ध रूप उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गए। ठीक है, वह तो खाना और चाय पीकर सो गया, तो शुद्ध वाक्य होगा वह तो खाना खाकर और चाय पीकर सो गया। अब देखिए क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ किस प्रकार से। भिखारी को थोड़ा चावल दे दो, शुद्ध रूप होगा भिखारी को थोड़े चावल दे दो। यहाँ पर देखिए थोड़ा शब्द क्या है, एक वचन का बोध करवा रहा है, यहाँ पर थोड़े क्या है, बहुवचन का बोध करा रहा है, और ये क्रिया विशेषण शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़े लिखना शुद्ध रूप होगा। जैसा बोओगे उसी तरह काटोगे, शुद्ध होगा इसका वाक्य जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आगे है पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। रावण बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, रावण बहुत ज्ञानी था, ये इसका
शुद्ध रूप होगा दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल है। वह प्रातः काल के समय सैर पर जाता है। शुद्ध रूप होगा वह प्रातः काल सैर पर जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए समय शब्द लगा है। जो प्रातः काल है वह अपने आप में ही समय का बोधक है, तो इसलिए यहाँ पर यह नहीं आएगा। आशा करता हूँ जो आज का विषय था वह आपको अच्छे से समझ आया होगा। वाक्य में होने वाली जो अशुद्धियाँ हैं उनको आज हमने विस्तार पूर्वक समझा है। आप भविष्य में इस प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। इसी मनोकामना के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। जल्द ही एक नए विषय के साथ अगली कक्षा में मिलते हैं हम लोग।